आज की क्लास में हमने कौन सा चैप्टर करना है। हम आ गए थे अल्लाह भला कर। डिविडेंड पॉलिसी से हमने मेरे ख्याल में चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके थे, लास्ट वाला। और जी, हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंप्लीट कर लिया था, कैपिटल स्ट्रक्चर भी कर लिया था शायद, या नहीं। नहीं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर ये थ्योरी वाला मेरे ख्याल में रहता है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल और सोर्सेज ऑफ कंप्लीट हो। फाइनेंस वाला चैप्टर कर लिया था। जी, सिर्फ 10 और 12 रहता है ना। बिल्कुल। ठीक है, हम पहले चैप्टर 10 कर लेते हैं, पेज 209। ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेट्स बिगिन आवर नेक्स्ट चैप्टर, डिविडेंड पॉलिसी। डिविडेंड नाम से क्या पता चल रहा है, किसके बारे में पढ़ने वाले हैं। शेयर्स के अगेंस्ट आपको जो प्रॉफिट या जो आपको एग्जैक्टली, कॉस्ट कॉस्ट इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी है जिसके बारे में हम पढ़ने लगे हैं। और इसकी पॉलिसीज के बारे में अब हम देखेंगे कि भाई डिविडेंड कब इशू होता है, कब नहीं होता है, कितना कर सकते हैं, कितना नहीं कर सकते, इसके पीछे क्या पूरा सिस्टम चल रहा है। तो सबसे पहले तो इंटरनल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस कितने तरह के हैं आपके पास। फिर डिविडेंड पॉलिसीज में कंसिडरेशंस और टाइप्स ऑफ पॉलिसीज क्या हैं। डिविडेंड इररेलेवेंस, यानी कि जहाँ पे नो टैक्स थ्योरी है वहां किस तरह ये बिहेव करता है, और जहाँ पे एफिशिएंट कैपिटल मार्केट है वहां कैसे बिहेव करता है। जहाँ पे कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं है वहां पे क्या थ्योरी कहती है। और ऑल्टरनेटिव्स टू कैश डिविडेंड्स, और यानी कि डिविडेंड्स अगर कोई कंपनी ना देना चाहे तो उसके बदले में वो क्या दे सकती है। मतलब अगर वो कैश की सूरत में ना देना चाहे तो फिर वो बदले में कैसे उसको कंपेंसेट कर सकती है। तो स्क्रिप्ट डिविडेंड आएगा, शेयर रीपर्चेज आएगा, ये सब हम देखेंगे कि ये सब क्या है। थियोरेटिकल चैप्टर है बट यस अगेन इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जाहिर है एमसीक्यू एमटीक्यू कुछ भी आ सकता है इसमें से। और कोई शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी आ सकता है, 2 से 3 मार्क का या 4 मार्क का मैक्सिमम। अच्छा जी, आइए, इंटरनल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। बिजनेस के लिए उसका इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या क्या हो सकता है सिर्फ। दो ही किस्म के हो सकते हैं, या तो इक्विटी है तो या लोन है। पॉइंट सॉरी, ये नोटेड। इक्विटी की बात हो रही है। इक्विटी की बात हो रही है। ना इक्विटी में ना, आपके पास। पॉइंट टू बी नोटेड सर। इक्विटी और डेट दोनों एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हैं, दोनों राइट। एक्सटर्नल एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हैं, प्लीज फाइनेंस। नोट दिस। आपको अपने इदारे के अंदर से वो पैसा नहीं मिलता, आपको इदारे के बाहर से मिलता है। चाहे वो शेयर्स की शक्ल में हो, चाहे वो लोन की शक्ल में हो, ये बाहर से। दीज आर द एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस आपके लिए क्या है? आपका खुद का कारोबार, जिस 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 जिन चीजों की आप ट्रेडिंग कर रहे हैं वो आपके लिए पैसा जनरेट कर रहे हैं। ठीक है। राइट इशूज इसमें आती है। क्या आते हैं? राइट इशू नहीं, वो नहीं। उसकी मतलब आप अपने ही एग्जिस्टिंग जो है वो आप जो अपने शेयर्स हैं जिन्होंने एग्जिस्टिंग आपके। बिजनेस से प्रॉफिट जो भी कमाते हो वो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट सोर्स और मोस्ट प्रॉब्ली वाहिद सोर्स ऑफ इनकम है। इसके अलावा कोई और चीज जो ये हो सकती है कि आपके इदारे में कोई नॉन करंट एसेट्स हैं जिसको आप सेल ऑफ करना चाह रहे हो, तो उससे आने वाला पैसा आपके लिए इंटरनल सोर्स क्या कहा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि वो आपके कंपनी का एसेट है ना। करंट एसेट, नॉन करंट एसेट, वो जमीन हो सकती है, वो प्रॉपर्टी हो सकती है। उससे आने वाला हो सकता है उसको आपने किराए पे चढ़ा दिया हो, तो उससे आने वाला जो भी पैसा है वो आपके लिए इंटरनल सोर्स है। बात समझ आ रही है? लेकिन उसके जी। अलावा जो ये दो मेन मेजर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है, इक्विटी एंड डेट, ये आपके अल्लाह भला करे एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है। अब आइए,
एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनल। अब आप कॉमन सेंस से बताइए कि अगर आपके पास सिर्फ कारोबार है और आप सिर्फ, फॉर एग्जाम्पल आपका सुपर मार्ट है और आप सिर्फ रिलाई कर रहे हैं अपने सुपर मार्ट से की अर्निंग से, जो भी आप ग्रोसरी आइटम्स बेच रहे हैं उसकी अर्निंग पे आप डिपेंडेंट हैं, तो उसका फायदा क्या होगा और उसका नुकसान क्या है? मैम फायदा तो थोड़ा सा बता दें, नुकसान उसमें ये है कि आपका जो है वो क्या कहते हैं, आप उसको उससे ज़्यादा अपने बिजनेस से ज़्यादा फायदा नहीं जनरेट कर सकते। दूसरा ये होता है जी कि आपको अपना जो है वो वर्किंग कैपिटल मैनेज करने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आपको बार बार अपना पर्सनल से अपने पैसे बार बार बिजनेस में डालने पड़ते हैं, बजाय इसके कि आपको जो है वो अपने ही उस बिजनेस आपको जनरेट करके दे, तो फिर आप पैसे डालें, वो फिर बिजनेस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाने लगता है। मतलब ये है कि आपको हर बार अगर पैसे डालने पड़ेंगे तो आपको अपनी जेब से ठीक है। डालने पड़ेंगे, आप बिजनेस से नहीं डाल सकेंगे। ठीक है सर, मैं एक आपका ये पॉइंट समझ गई कि अगर आप सिर्फ इंटरनल सोर्स पे रिलाई करेंगे तो आपकी जेब से आप कितनी दफा इन्वेस्टमेंट करोगे, और एक एक बिल्कुल। वक्त आएगा कि हो सकता है आप एग्जॉस्ट होने लगो, या हो सकता है आपके पास जो है कैश फ्लो की कमी आ जाए, हो सकता है कि आप इन्वेस्टमेंट में मजीद इंटरेस्टेड ना हो। ठीक है, तो ये एक ठीक है, अच्छा रीजन आपने बताया। इसके अलावा फायदा इसमें ये है, क्या फायदा है सैफ बताओ? सुपरमार्ट के ओनर हो तुम, बाहर से एक पैसा नहीं ले रहे, ना इक्विटी से ना डेट से, क्या फायदा है? आप बूटस्ट्रैप हैं, आपने सब जो कुछ है आपके, बाहर वालों का कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, वेरी गुड। आप जो हैं इंडिपेंडेंट हैं, अपने बलबूते पे हैं, आप बाहर वालों पे डिपेंडेंट नहीं है। और जब बाहर का पैसा नहीं है तो बाहर को जवाबदेही भी नहीं है, क्या ख्याल है? ऐसे ही है, जब आप जवाबदेही कोई बाहर नहीं। वालों से पैसा लेते हो तभी तो आप आंसरेबल होते हो उनको, ठीक है। नो अकाउंटेबिलिटी टू द आउटसाइडर्स, सिवाय गवर्नमेंट के कोई किसी और को जवाब देने की जरूरत नहीं है। और क्या फायदा है? आप अगर इक्विटी से पैसा उठाओगे, डेट से पैसा उठाओगे, तो आपको उसकी कॉस्ट देनी पड़ेगी नहीं देनी पड़ेगी? बिल्कुल। कॉस्ट टू इक्विटी डिविडेंड देना पड़ेगा, कॉस्ट टू डेट इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो यहाँ पे नो कॉस्ट टू इक्विटी और डेट। ठीक है, और क्या फायदा हो सकता है? और क्या फायदा हो सकता है? उसकी कोई इशू कॉस्ट नहीं है। आपको स्टॉक मार्केट में इशू करने के लिए अपने शेयर्स बॉन्ड्स कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप खुद सेल्फ डिपेंडेंट हैं, इंडिपेंडेंट हैं। ठीक, तो ये सारे फायदे हो गए। अब आइए डिसएडवांटेज पे। डिसएडवांटेज सबसे बड़ा, जैसे आपने कहा कि इन्वेस्टमेंट का वाहिद सोर्स आपकी खुद की जेब है और कुछ भी नहीं। दूसरा, इसका डिसएडवांटेज ये होता है कि आप जो भी प्रॉफिट कमा रहे हो, जो कुछ भी कमा रहे वो हो सकता है आपका डिविडेंड को पे करने में चला जाए। हो सकता है, क्योंकि अगर आपने इक्विटी से पैसा उठा लिया तो अभी तक जो भी आप कमा रहे थे प्रॉफिट, उससे आपको डिविडेंड पे करना पड़ जाए, पॉसिबल। फिर नहीं तो फिर डिसएडवांटेज तो ना हुआ ना। आपने उसमें वो क्या कहते हैं, आपने अगर वो अगर आपकी वो क्या कहते हैं, आपकी जेब ही इन्वेस्टमेंट है, आपकी खुद आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो फिर डिविडेंड तो नहीं दे रहे होंगे, क्योंकि एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस नहीं होगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन होता ये है बाज औक़ात आप बाहर स्टॉक मार्केट में नहीं दे रहे होते हो शेयर्स, बट अपने डायरेक्टर्स को देते हो। क्यों? ताकि डायरेक्टर्स के पास एक सेंस ऑफ ओनरशिप आए, क्योंकि नहीं तो डायरेक्टर को तो सैलरी मिल रही है फिक्स्ड, और डायरेक्टर बोलेगा अब कंपनी जाए भाड़ में, मुझे तो फिक्स सैलरी मिल रही है, मैं जितना काम कर रहा हूँ, मुझे क्या जरूरत है मजीद कंपनी की ग्रोथ हो नहीं हो, क्या फर्क पड़ रहा है, मुझे तो मंथली सैलरी मिल रही है। तो बाजू का ऐसा होता है कि आप शेयर्स बाहर वालों को तो नहीं दे रहे होते, बट अपने कंपनी के मेंबर्स को, ओनर्स को, डायरेक्टर्स को दे रहे होते हो, ताकि अब फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, स्मॉल बिजनेस में हो सकता है कि सिर्फ एक ही इन्वेस्टर है, जैसे आपका वाहिद अपना जाती सुपरमार्ट है, तो उसमें सारा का सारा पैसा आप ही का लगा हुआ हो।
पॉसिबल। बट ये भी तो हो सकता है कि फैमिली में 5 भाई हैं और 5 भाई ने ये सुपरमार्ट की चेन्स संभाल रखी है, तो एटलीस्ट इन 5 भाइयों का जो हिस्सा है, अब्बा ने क्या किया कि 5 भाई बाद में लड़े नहीं, सबके नाम पे शेयर्स कर दिए कि इसका तो 35% है, इसका 30% है, ताकि बाद में कोई मसले नहीं। तो अब उनके पास शेयर्स तो है ना, और उनको तो आप डिविडेंड दोगे ना। दैट्स व्हाट इट्स ट्राइंग टू से, ठीक है। अदरवाइज बाहर से तो आपने लेना ही नहीं है ना, ये तो सारा टॉपिक ही इंटरनल फाइनेंस के ऊपर है, ये तो टॉपिक बाहर का हम कहाँ से लेके आए, ठीक है। बाहर वालों को तो देना ही है। तो डिसएडवांटेज एक ये हो सकता है। दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि जैसे कि आपने कहा कि यू आर द सोल इन्वेस्टर। पॉसिबल आप एग्जॉस्ट हो जाओगे, कितना इन्वेस्ट करोगे कैपिटल। अच्छा, इसमें एक और चीज ये भी है कि अगर लॉस भी तो हो सकता है बिजनेस को, तो वो भी आपकी जेब से जाएगा। आप तो एक्सटर्नली डिपेंडेंट ही नहीं हो, तो वो भी सही है। जब आपकी जेब से जाएगा तो आपको भारी तो लगेगा ना, एक दफा इम्पैक्ट तो आएगा ना। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। तो ये सारे एक जनरल सिनेरियो में हमने डिस्कस कर लिए। आगे बढ़ते हैं डिविडेंड पॉलिसीज की तरफ। डिविडेंड पॉलिसीज व्हेन डिसाइडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ डिविडेंड, यानी कि कितना डिविडेंड पे करना चाहिए, क्या अमाउंट होनी चाहिए, तो उसके पीछे दो ही फैक्टर्स हैं जिसको हम कंसिडरेशन में लाएंगे। और वो क्या है? द अमाउंट ऑफ कैश नीडेड टू मीट इन्वेस्टमेंट नीड्स and the implication of the payment of a dividend for a company's financing needs। implications क्या है फाइनेंसिंग नीड्स पर, और इन्वेस्टमेंट की नीड्स क्या है। ये मेजर दो फैक्टर्स हैं जिसको हम कंसिडरेशन में लाएंगे। इन्वेस्टमेंट नीड से क्या मुराद है सैफ? तो आप तो फ्यूचर में आपको कितनी इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी, मतलब आपको अगले 1 साल में आपके इन्वेस्टमेंट्स के प्लान क्या है, एक बिजनेस के अगले 1 साल 2 साल के इन्वेस्टमेंट टाइम पीरियड, अब मुझे नहीं पता वो किस बेस पे डिसाइड कर रहे होंगे, लेकिन यह है कि वो अपने अगले जो है वो एक अगले कुछ पीरियड के लिए देख रहे होंगे कि हमें कितनी इन्वेस्टमेंट जरूरत होगी। देखो बेसिकली होता ये है, फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है, उसके $10 मिलियन प्रॉफिट्स हैं। अब 10 मिलियन में से उसने जो है जितने भी एक्सपेंसेस थे सब निकाल दिए, सैलरीज पे कर दी, सब कुछ हो गया, इंटरेस्ट भी दे दिया, टैक्स भी दे दिया। अब ये 10 मिलियन का नेट प्रॉफिट आपके पास बच रहा है, और इसमें से थोड़ा सा डिविडेंड निकालना है। अब कितनी अमाउंट निकालें डिविडेंड? बट उससे पहले आपको ये देखना होगा कि 10 मिलियन तो आपके पास है, इसमें से आप सेविंग्स कितनी कर रहे हो। फिर इसमें से आपको इन्वेस्टमेंट, क्या कंपनी को इस वक्त किसी और इदारे में, किसी और प्रोजेक्ट में, कोई मशीनरी में, कोई अपनी ही ब्रांच ऐड ऑन करने में इन्वेस्टमेंट कर की जरूरत है? अगरचे है तो पहले वहां पे आप पैसा लगाओगे। उसके बाद जो पैसा बचेगा उसमें से देखोगे कि भाई अच्छा मेरे कितने शेयर होल्डर्स हैं, और अब मुझे डिविडेंड हर शेयर होल्डर को कितना देना होगा। बट उससे पहले आप क्या देखोगे, पहले अपनी रिटेन्ड अर्निंग्स, जिसको कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स, वो साइड कर लोगे, और इन्वेस्टमेंट नीड्स को देख लोगे, और फिर उसके बाद डिविडेंड्स डिस्ट्रीब्यूट करने का सोचो। फिर उसके बाद जो अमाउंट आपको लग रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपको, आपने कहा कि ठीक है मैं $10 पर शेयर होल्डर को दूंगा एज अ डिविडेंड। तो आपके टोटल मार्केट में कितने शेयर होल्डर्स हैं? फॉर एग्जाम्पल 10,000 है। तो आपके पास टोटल अमाउंट देने की कितनी हो गई? $1 लाख। ये आपको डिविडेंड की शक्ल में देना है। अब ये जो 1 लाख है, इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे या आपके फाइनेंस पे क्या इम्प्लीकेशन है? क्या ये आपको डेफिसिट की तरफ लेकर जाएगा, शॉर्ट ऑफ लिक्विडिटी की तरफ लेकर जाएगा, या ये अमाउंट मिनिमम है, कोई मसला नहीं है अगर ये हम निकाल करके डिविडेंड्स को दे भी दें? तो क्या नहीं इम्प्लीकेशन है इस वक्त कंपनी के ऊपर? नहीं, इम्प्लीकेशन तो ये इम्प्लीकेशन डिविडेंड देने से पहले पहले आई थिंक पहले नहीं, पहले को सोचना चाहिए कंपनी को कि भाई कि अगर हम डिविडेंड फॉर एग्जांपल एज्यूम करते हैं 1 लाख रुपये, $1 लाख हमने डिविडेंड देने हैं, तो वो डिविडेंड देने से पहले अपने उसकी इम्प्लीकेशंस देखेंगे कि भाई हमारी रिटेन अर्निंग पे कितना इम्पैक्ट आ रहा है,
जी हम बिल्कुल। प्रॉफिट से लॉस में तो नहीं जा रहे। बिल्कुल या मैं यही कह रही थी, शायद मैं सही समझा नहीं पाई। मैं यही कह रही थी कि 1 लाख डॉलर आप पहले अमाउंट तय करोगे ना, और आपने अमाउंट तय की कि चलो $10 दे देते हैं हर शेयर होल्डर को। $10 10,000 शेयर होल्डर्स को देने हैं, और आपके बन रहे हैं 1 लाख डिविडेंड। तो क्या इस अमाउंट का इम्पैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या होगा, फाइनेंस के ऊपर क्या होगा? अगर तो मिनिमम है तो आप दे देंगे। अगर तो लग रहा है कि नहीं, इससे नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहे हैं, मसले हो रहे हैं, लिक्विडिटी प्रॉब्लम हो रही है, फाइनेंस पे स्ट्रेन पड़ रहा है, या पिछले साल के लॉसेस को हमें कवर अप करना था, तो फिर आप सोचोगे अपने फैसले पर और दोबारा इसको रिविजिट करोगे। हो सकता है इस दफा आपने कहा कि चलो इस दफा हम $5 दे देते हैं। ये भी हो सकता है कि डायरेक्टर्स बोलें कि इस दफा हम डिविडेंड्स नहीं देंगे। बट एज यू नो कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड हर साल देना मिलता पड़ता है, है। नहीं मिलता? मिलता है। हर साल मिलता है। और ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को डिपेंड करता है कि कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं। जरा ये पढ़िए, इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड फाइनेंसिंग डिसीजन। If the company is going through a growth phase, it is likely to have sufficient liquidity to pay the dividends because of the needs to invest in non-current assets. In this case, shareholder expectations may well be for the dividend to remain low or zero. This will not be a problem for them if the investment being made are creating value for shareholders and therefore increasing the share price. ऑलराइट, होल्ड ऑन। अगर हम डिविडेंड नहीं दे रहे हैं तो क्या शेयर होल्डर को मसला हो रहा है? शेयर होल्डर के पर्सपेक्टिव से सोचें। जाहिर बात है, डिविडेंड नहीं हो रहा, नहीं पे कर रहे, थोड़ा पे कर रहे हैं तो उसको तो मसला होगा ना। मसला ये तो, हो ही नहीं सकते। और मसला सिर्फ तब तक होगा जब तक उनको कंपनी की ग्रोथ नजर नहीं आ रही। जैसे ही उनको ये पता चलेगा कि अच्छा कंपनी ने फलाने प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया है, ओके ये प्रोजेक्ट तो बहुत ब्रांडेड प्रोजेक्ट है, इसकी वजह से तो कंपनी का भी नाम बहुत बढ़ेगा, और इसकी वजह से तो मेरे शेयर प्राइस में भी इजाफा आएगा। जब उनको ये बात नजर आ जाती है ना कि ठीक है डिविडेंड नहीं मिला बट कंपनी की ग्रोथ हो रही है, कंपनी ने इन्वेस्टमेंट की है एक अच्छे प्रोजेक्ट में, जिसकी वजह से मार्केट में शेयर प्राइसेस हाई होंगी। जैसे ही मार्केट में शेयर प्राइसेस हाई होंगी तो मेरे पास ही वो शेयर्स है ना, मैं मार्केट में बेच दूंगा और उससे कैपिटल गेन कमाऊंगा। या मेरे जो शेयर्स हैं वो ऊपर जाएंगे तो मेरा ही फायदा है ना, भले ही उसने डिविडेंड ना दिया हो। कोई मसले की बात नहीं। तो यानी शेयर होल्डर के जहन में सिर्फ दो ही चीजें होती हैं, या तो मुझे अच्छा डिविडेंड मिले या तो मुझे अच्छा कैपिटल गेन मिले। इन दोनों में से कोई एक लाजिम है। ऐसा नहीं हो सकता कि कंपनी ये भी ना दे और कंपनी ये भी ना दे। अगर ये दोनों नहीं देगी तो फिर शेयर होल्डर के पास कोई मोटिवेशन नहीं है अपना पैसा कंपनी के पास रखवाने की। तो वो अपना पैसा क्या करेगी, निकलवा लेंगे। और ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो होता है ये कंपनी का अपना ही होता है ना, कि वो इन्वेस्ट करेगी कहाँ करेगी। हाँ, कंपनी का अपना डिसीजन होता है, डायरेक्टर्स का डिसीजन होता है कि भाई हमने कहाँ इन्वेस्ट करना। एक्सक्यूज मी, सॉरी। फिर फाइनेंसिंग डिसीजन पे आ जाए। अब मेरी हिचकियों को बर्दाश्त करना होगा। कोई मसला नहीं। फाइनेंसिंग डिसीजन पढ़िए। If a company can finance its investments by borrowing, it can finance its investments and still pay dividends as long as it has accumulated net realized profits. However, there may problem associated with high borrowing levels. These are considered in Chapter 12. तो अब यहाँ पे क्या बात हो रही है? फाइनेंसिंग डिसीजन, बोरोइंग, या ज़्यादा borrowings अगर हैं तो फिर वो डिविडेंड फिर भी नहीं है। देखें, मतलब अगर हाईली गेयर्ड कंपनी है तो कंपनी के एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस दो ही हैं, नंबर वन इक्विटी, डेट। ठीक है, और हर कंपनी का एक रेशियो होता है। रेशियो क्या होता है?
कि वो फॉर एग्जाम्पल उसने 1,000 मिलियन डॉलर्स पैसा लेना है मार्केट से, कितने परसेंटेज वो इक्विटी से उठाएगी और कितने परसेंटेज डेट से उठाएगी? ये हर कंपनी का गियरिंग रेशियो होता है, ठीक है। तो ये भी फैसला होता है कंपनी का कि उसको अपनी फाइनेंसेस कितनी परसेंटेज इक्विटी से उठाने हैं और कितने परसेंटेज डेट से उठाने। अब अगर आप इक्विटी से पैसा ऑलरेडी उठाया हुआ है तो डिविडेंड तो देने ही देने हैं। और डेट से भी अगर आप उठा लोगे तो कॉस्ट ऑफ डेट भी है, जो कि आपका अल्लाह भला करे इंटरेस्ट है। तो थोड़ा सा आपको ये देखना पड़ेगा कि कैश लिक्विडिटी पे बर्डन ना आए, प्रेशर ना आए। शेयर होल्डर एक्सपेक्टेशंस, शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशंस अगेन ऊपर भी हम पढ़ चुके हैं। दो ही दो ही है, सॉरी, डिविडेंड मैम अगर है, शेयर अगर प्राइस। ओके, अगर आप कंफर्टेबल है तो क्लास ले लें, नहीं तो थोड़ा सा ब्रेक के बाद कंटिन्यू कर लेते हैं, आधे पौने अब घंटे ब्रेक बाद के बाद स्टार्ट क्या कर लेते हैं। गारंटी है हिचकी जाएगी नहीं जाएगी? ठीक है, इट्स ओके, आप जब तक फोकस करें पढ़ाई पे, ना कि मेरी हिचकी। चलें ठीक है ठीक है, ओके। टाइप्स ऑफ पॉलिसी, टाइप्स ऑफ पॉलिसी, कांस्टेंट पे आउट रेशियो, स्टेबल ग्रोथ, रेसिडुअल पॉलिसी। जल्दी से पढ़ डालिए फिर हम इसको समझ लेंगे। ठीक है। पेमेंट्स ऑफ पेमेंट्स ऑफ कांस्टेंट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट डिविडेंड। मेरी रुक रही है हिचकी यूसुफ। volatile dividend movements, dividends are increased at जी, टाइप्स ऑफ पॉलिसी, कांस्टेंट पे आउट रेशियो किसे कह रहे हैं, स्टेबल ग्रोथ किसे कह रहे हैं, और रेसिडुअल पॉलिसी किसे कह रहे हैं? मैम कांस्टेंट पे आउट रेशो ये है कि आप अपनी जो प्रॉफिट डिविडेंड टू प्रॉफिट रेशो है आपकी, कि आपका जितना वो कितना डिविडेंड आप हर साल पे कर रहे हैं। तो अगर वो एक कांस्टेंट रेशो है कि मतलब उसमें आपने मतलब एक साल दिया, अगले साल नहीं दिया, फिर अगले साल ज़्यादा दे दिया, अगले 3 साल फिर नहीं दिया, तो ये फिर एक कांस्टेंट के उसके साथ नहीं होगी, कांस्टेंट पे आउट रेशो नहीं होगी। और अगर कंटिन्यूस थोड़ा थोड़ा हर साल आप दे रहे हैं तो फिर एक कांस्टेंट पे आउट रेशो आपकी बनती जाएगी। सिर्फ देखें, स्टेबल ग्रोथ में एक मिनट में देखें, कांस्टेंट पे आउट रेशियो का मतलब है कि आपने फिक्स कर लिया है परसेंटेज, हर साल आप 10% दोगे डिविडेंड, फिक्स कर लिए। तो जब आप फिक्स कर लोगे तो दैट्स कांस्टेंट पे आउट रेशियो। 10% ऑफ प्रॉफिट्स या 5% ऑफ प्रॉफिट्स, कोई भी इसकी परसेंटेज हो सकती है। स्टेबल ग्रोथ का मतलब है कि आपने फिक्स नहीं किया अमाउंट, आपने कहा मैं ईयर 1 में 2% से स्टार्ट करूंगा, ईयर 2 में ग्रेजुअली, क्योंकि इन्फ्लेशन भी है सब कुछ है, बढ़ता जाएगा, 2.5% हो गया अगले साल, फिर 2.5% रहा, फिर अगले साल 3% हो गया। तो इस तरह ग्रेजुअल क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रही है डिविडेंड्स में, इंक्रीज हो रहा है डिविडेंड लेवल। और तीसरा है रेसिडुअल पॉलिसी। रेसिडुअल पॉलिसी कहती है कि डिविडेंड तब ही पे होगा, सिर्फ तब, जब एनपीवी, पॉजिटिव एनपीवी प्रोजेक्ट्स फंड हो चुके होंगे और उसके अलावा हमारे पास एक्स्ट्रा कैश पड़ा होगा, तभी हम पे करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। मतलब इसमें आपके ने अभी करंटली जितने प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया हुआ है वो सारे जब तक एनपीवी पॉजिटिव नहीं दे रहे होंगे तो तब तक हम एनपीवी डिविडेंड नहीं पॉजिटिव का देंगे। मतलब ये है, देखो एनपीवी पॉजिटिव का क्या मतलब है सैफ, कि जब एनपीवी पॉजिटिव आती है तो इसका मतलब आप प्रोजेक्ट को क्या कहते हो, यस, एक्सेप्ट। यस ऐसे ही कहते है। हो ना। तो जब यस कहते हो तो यानी इन्वेस्टमेंट वहां होगी।
तो इन्वेस्टमेंट वहां होगी तो फिर पैसा वहां चला जाएगा, तो डिविडेंड तो आप नहीं पे कर पाओगे। तो तमाम ऐसे प्रोजेक्ट्स जिनकी पॉजिटिव एनपीवी है, जिनको आपने यस कह दिया है, उसके बाद बचने वाला पैसा अगर तो बचता है तो वो डिविडेंड को पे किया जाएगा, नहीं तो नहीं। ये बात हो रही है रेसिडुअल पॉलिसी रिमेनिंग, यानी जो भी रिमेनिंग अमाउंट पीछे रहेगी, कुछ बचा प्रोजेक्ट्स के इन्वेस्ट करने के बाद, तब जा करके वो डिविडेंड पे करेंगे, नहीं तो नहीं ये करेंगे। रैंकिंग कर रहे हैं ना, एनपीवी प्रोजेक्ट्स को पहले रख रहे हैं, फिर वो कंपनी के एग्जैक्टली। लिए कैश भी रख रहे हैं लिक्विडिटी के लिए, और फिर कुछ अगर ये दोनों फिल एग्जैक्टली। करने के बाद अगर कोई बच रहा है तो वो दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अब आइए लाइफ साइकिल इश्यूज पे। पहला है यंग कंपनीज। यंग कंपनीज यानी कि जो अभी नई नई स्टार्टअप्स हैं, या जो नए अभी बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, उनके अभी ग्रोइंग फेज में है। तो क्या होगा, ये ऑफन फॉलो करेंगे रेसिडुअल पॉलिसी। क्यों? क्योंकि इस वक्त जब ग्रोथ फेज में होती है कंपनी, तो इन्वेस्टमेंट्स ज्यादा हो रही होती हैं, जाहिर है ग्रेजुअली धीरे धीरे सेटअप हो रहा होता है, नई बिल्डिंग, नई ब्रांच, नई मशीनरी, नया फैक्ट्री प्रेमिसेस, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ग्रेजुअली ये जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, तो इसके ऊपर आप डिविडेंड नहीं दे सकते। यूजुअली ग्रोथ फेज में कंपनीज डिविडेंड्स नहीं दे पा रही होती। बट यस, इनके इनकी इन्वेस्टमेंट से हाई रिटर्न जरूर मिल रहा होता है शेयर होल्डर्स को। दीज कंपनीज ऑफन प्रेफर टू अवॉइड डेट फाइनेंस। ये लोग यूजुअली प्रेफर करते हैं कि इतने अर्ली स्टेज पे ये लोग डेट वगैरह में ना पड़े। वेर एज मिच्योर कंपनीज की स्टेबल ग्रोथ हो चुकी होती है, उनके पास लिक्विडिटी प्रॉब्लम नहीं होता, एंड देयरफॉर एक कांस्टेंट पे आउट पॉलिसी ये लोग फॉलो कर रहे होते हैं। इनकी इन्वेस्टमेंट्स ये जहां भी करते हैं, वहां से बहुत हाई रिटर्न नहीं होता, क्योंकि ये लोग एक इस्टेब्लिश्ड कंपनीज हैं, इस्टेब्लिश्ड कंपनी हो चुकी हैं, वेल सेटल्ड हैं, एक अरसा मार्केट में गुजार लिया है, ब्रांड इमेज बन चुकी है, लोगों का क्रेडिबिलिटी बिल्ड हो चुकी है। लिहाजा जो इन्वेस्टमेंट्स ये लोग कर रहे होंगे वो लोअर रिटर्न्स देंगे। और कंपनीज भी जब लेटर फेजेस में अपनी चली जाती हैं, तो लोअर रिटर्न्स ही देने लगती हैं। और इन हाई चांस है कि ये लोग अपना डेट फाइनेंस का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक हो गई कहानी, आगे बढ़ते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। डिविडेंड इररेलेवेंस थ्योरी। डिविडेंड इररेलेवेंस थ्योरी क्या कहती है? मॉडिgliani एंड मिलर, एमएनएम। ओके। अब जरा ध्यान से सैफ, पे अटेंशन। यहाँ पे दो थ्योरीज हैं जो हमें डिस्कस करनी है। एक थ्योरी ये कहती है, और दोनों थ्योरी का जो नाम है ना वो एमएनएम है। एक का नाम है एमएनएम विद टैक्स, और एक का नाम है एमएनएम विदाउट टैक्स। तो कहा यह जाता है, ये दो बंदे थे जिन्होंने इमेजिन किया और सोचा कि हमारी दुनिया कैसी होती अगर टैक्स फ्री होती। हमारी दुनिया कैसी नजर आती अगर टैक्स फ्री होती, इकोनॉमी कैसी होती अगर टैक्स फ्री होती। तो पता चला कि भले ही तुम्हारी दुनिया टैक्स फ्री होती, शेयर होल्डर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि शेयर होल्डर्स का सिर्फ दो ही लुब्बे लुबाब है, और वो है डिविडेंड या कैपिटल गेन। तो उनको ये टैक्स हो ना हो, शेयर होल्डर का कंसर्न ही नहीं है। शेयर होल्डर सिर्फ अपना डिविडेंड और कैपिटल गेन देखता है, और वो इसी में इंटरेस्टेड है। इसको कहते हैं डिविडेंड इररेलेवेंसी थ्योरी। क्या कहते हैं? डिविडेंड इररेलेवेंसी थ्योरी। रिलेवेंसी ये थ्योरी। डिविडेंड इररेलेवेंट किसकी, किसको इररेलेवेंट कहा जा रहा है? टैक्स। ये टैक्स की तरफ इररेलेवेंट है। यानी लेकिन टैक्स तो कैपिटल गेन लिया या डिविडेंड उन्होंने लिया है, तो उस डिविडेंड को टैक्स तो देना पड़ता है ना। नहीं, इसमें बात हो रही है कि शेयर होल्डर का कंसर्न क्या है। क्या टैक्स होने से या ना होने से उसका क्या मकमाई नजर बदल जाता है? मकमाई नजर नहीं बदलता। उसको डिविडेंड से मतलब है, उसको कैपिटल गेन से मतलब है। दूसरा, कंपनी का क्या होता है मकमाई नजर? तो कंपनी भी तो इशू कर रही है ना डिविडेंड, या इन्वेस्टमेंट्स देख रही है। तो वहां पर भी वो ये फैसले टैक्स को देखते हुए नहीं करती। लिहाजा यही कहा जा रहा है कि कंपनी जो भी डिविडेंड पॉलिसी चूज करती है, वो टैक्स को देख के थोड़ी चूज करती है। तो बोलती है मुझे डिविडेंड देना है, मुझे अपने प्रॉफिट्स देखने हैं भाई, मुझे देखना है मेरी इन्वेस्टमेंट नीड है कि नहीं है, मुझे अपनी फाइनेंसिंग नीड्स देखनी है। टैक्स को देखते हुए कोई कंपनी, कोई कारोबार फैसला नहीं कर रहा स्पेसिफिकली रिलेटेड टू इक्विटी। सो इट डज नॉट मैटर। ये इररेलेवेंसी थ्योरी हो गई। अब टैक्स आइए। का फिर इनके साथ ताल्लुक कोई नहीं बनता होगा ना। क्या? टैक्स का ताल्लुक कोई नहीं बन रहा होगा कोई ताल्लुक कोई उसके नहीं। साथ। अच्छा जी, अब आइए
पहले हम दूसरी थ्योरी भी देख लेते हैं, फिर बाद की चीजें देखते हैं। दूसरी थ्योरी कहाँ गई भाई? ले, चैप्टर ही मिल गया। एक मिनट, इन्होंने दूसरी थ्योरी दी भी नहीं है इसमें। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं, इन्होंने नहीं दी यहाँ पे। आई वंडर व्हाई। टेक्स्ट बुक में तो है। 18 के प्लान में वो चेक कर लेते हैं। हम्म। मेरे पास के ये प्लान में पढ़ दूसरी लेता टेक्स्ट हूँ। बुक में चेक करते हैं। क्या नेम है थ्योरी का? M&M, मिलर एंड मॉडिgliani थ्योरी। डिविडेंड पॉलिसी में ही जाएंगे ना, मिल जाएगी। पेज नंबर 588 PDF। 588 से चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। ठीक। कैपिटल स्ट्रक्चर है। कैपिटल स्ट्रक्चर में तो नहीं मेंशन नहीं। हम्म। 487 पेज है। 525 पेज है PDF का, जहाँ पे डिविडेंड पॉलिसी चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। हाँ, ये हम आ गए हैं इस पे। आपको नजर आ रही है ना स्क्रीन? जी, रेजिडुअल थ्योरी है दूसरी। मैंने भी ओपन कर दिया। डिविडेंड रेलेवेंस, ये रेजिडुअल थ्योरी आ गई। और ठीक है, रेसिडुअल थ्योरी। रेसिडुअल थ्योरी क्या कहती है? This theory is closely related to M&M but recognize the cost involved in raising new finance। ये थ्योरी जो है कहती है कि भैया, अल्लाह भला करे आपका, ठीक है आपकी दुनिया में टैक्स नहीं है बट आपकी दुनिया में डेट पर इंटरेस्ट तो है ना, या न्यू इक्विटी अगर आप रेज करते हो तो उस पे कॉस्ट तो है ना, विच इज डिविडेंड। So we'll see the cost of the residual theory argues that the provided present value of the dividend stream remains the same. The timing of the dividend payments is irrelevant। यानी ये वाली थ्योरी क्या कहती है कि भाई, आपका जो अल्लाह भला करे डिविडेंड मिलना चाहिए, टाइमिंग इशू नहीं है। हर साल डिविडेंड मिलना चाहिए, टाइमिंग इशू नहीं है। यानी आप साल के शुरू में दो, साल के बीच में दो, साल के आखिर में दो, कोई मसला नहीं है, मगर दो। तो रेसिडुअल थ्योरी ये कहती है, इट फॉलोज दैट ओनली आफ्टर अ फर्म हैज इन्वेस्टेड ऑल पॉजिटिव एनपीवी शुड अ डिविडेंड बी पेड इफ देयर एनी फंड्स रिमेनिंग। ये भी वही कहता है कि सारे इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स पे कर लो और फिर जो बचे उसको लाजमी डिविडेंड की शक्ल में दे दो। यानी रेसिडुअल जो कुछ भी बचा है वो दो।
However, this theory still takes some assumptions that may not be deemed realistic. This includes no taxation and no market imperfections. यहाँ पे भी रेसिडुअल थ्योरी भी यही मान रही है, क्योंकि सिमिलर है एमएनएम से, तो ये भी यही मान रही है कि टैक्स नहीं है और मार्केट इम्परफेक्शंस भी नहीं है। क्या मतलब है मार्केट इम्परफेक्शंस का सर? मैम यहाँ पे इम्परफेक्ट मार्केट कंपटीशन की बात हो रही है, जहाँ पर कुछ लोगों की जो है वो आप कह लें कि होल्ड है, जिसमें हम मोनोपोली भी देख लेते हैं, ओलिगोपोली भी देख लेते हैं। ठीक है। तो जहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन नहीं है, मतलब आपके पास हर एक बिजनेसमैन के बिजनेस के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो वो इम्परफेक्ट मार्केट होती है। मार्केट इम्परफेक्शंस बिल्कुल जैसा आप कह रहे हैं वो भी है, और इसके अलावा ये भी है कि आपके पास जो कंपटीशन है मार्केट में वो इम्परफेक्ट नेचर का है। यानी कि इम्परफेक्ट नेचर का मतलब से मुराद के कुछ लोगों के पास सारी पावर है, मोनोपोली चल रही है या ओलिगोपोली चल रही है। मार्केट में कंपटीशन कम है ही नहीं, है ना के बराबर है। और मार्केट में कोई इम्परफेक्शंस का मतलब ये भी है कि आपके पास कोई ब्लैक मार्केट नहीं है, अंडरग्राउंड अंडर द टेबल कोई काम नहीं हो रहा, जो हो रहा है ट्रांसपेरेंसी है। यानी जितनी भी मार्केट में होने वाले एबनॉर्मेलिटीज या कीड़े या फ्लॉज, वो कुछ भी नहीं, बिल्कुल जो कि पड़ेगा बहुत नहीं। रेयर होता है, जो कि रेयर होता है। भाई ये हाइपोथेटिकल सिनेरियो है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है रियल लाइफ में। हाइपोथेटिकल सिनेरियो कह रही है कि ये टैक्स फ्री दुनिया है। ये मिलर एंड मॉडलियानी को पता नहीं क्या बैठे बैठे ख्याल आया कि अगर हमारी दुनिया में टैक्स हटा दिया जाए और हमारी दुनिया में तमाम इम्परफेक्शंस हटा दी जाए, तो जरा बताएं कि क्या सूरत है हाल है। तो ये उनको इमेजिन करने का शौक आ गया, तो हम इसको पढ़ रहे हैं कि भाई ये वो लोग क्या, इससे क्या तो हाल वैसे दोनों इन दोनों में तो इनकी दोनों थ्योरीज में डिफरेंस फिर क्या आ जाता है? है। मैं बता रही हूँ ना, अभी हमने दूसरी थ्योरी पढ़ी ही नहीं। रेसिडुअल थ्योरी सिमिलर टू द एमएनएम नो टैक्स वर्ल्ड थ्योरी। अब जो दूसरी थ्योरी है वो है डिविडेंड रेलेवेंस। ये क्या कह रही है? डिविडेंड रेलेवेंस क्या कह रही है? ये थ्योरी कहती है कि अल्लाह भला करे आपका, practical influences, including market imperfections, mean that changes in dividend policy, particularly reductions in dividends paid, can have an adverse effect on the shareholder wealth. ऊपर अभी बात हो रही थी कि डिविडेंड इररेलेवेंस थ्योरी है, टैक्स हटा दो, टाइम कुछ भी कर दो, फर्क नहीं पड़ रहा था शेयर होल्डर्स को। यहां पर फर्क पड़ेगा। और क्यों पड़ेगा? मार्केट इम्परफेक्शन से भी पड़ेगा, चेंज इन डिविडेंड पॉलिसी से भी पड़ेगा, डिविडेंड्स आप कम कर दोगे तो भी पड़ेगा। और कैसा फर्क पड़ेगा? एडवर्स। पढ़िए पहला पॉइंट। Reduction in dividend can convey bad news to shareholders. Dividend signaling changes in dividend policy, particularly reductions, may conflict with investor liquidity requirements. Changes in dividend policy may upset investor tax planning. क्लाइंटेल इफेक्ट। Uh, अगर as a आप result, डिविडेंड पॉलिसी को चेंज करते हो, यानी तीन पॉलिसीज है ना, ऊपर हमने पढ़ा, कांस्टेंट पे आउट रेशियो, ग्रोथ, कांस्टेंट ग्रोथ, स्टेबल ग्रोथ, और फिर हमने लास्ट में क्या पढ़ा था? लास्ट में हमारे पास थी वो रेजिडुअल अप्रोच। रेसिडुअल अप्रोच। ये तीनों पॉलिसीज हैं, अगर इसमें आप चेंजेस कर रहे हैं तो भी आपका इन्वेस्टर जो है भिपर सकता है, शेयर होल्डर्स नाराज हो सकते हैं। क्यों? लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। फिर डिविडेंड पॉलिसी आप चेंज कर रहे हो, इन्वेस्टर की टैक्स प्लानिंग अपसेट हो सकती है, क्लाइंटेल अफेक्ट हो सकता है। ये कौन सी दुनिया में हो रहा है? ये टैक्स की दुनिया में हो रहा है, जहां पे शेयर होल्डर को फर्क पड़ता है। ठीक है, अगर आप चेंज करते हो डिविडेंड। ऊपर क्या हमने पढ़ा था? डिविडेंड इररेलेवेंस की टैक्स नहीं है, लिहाजा टैक्स नहीं होने की रीजन से शेयर होल्डर्स को फर्क नहीं पड़ता। अच्छा आइए भाई, डिविडेंड सिग्नलिंग किसे कहते हैं?
In reality, investors do not have a perfect information concerning the future prospects of the company. Obviously, इन्वेस्टर्स के पास सिर्फ फोरकास्ट है, प्रिडिक्शंस हैं, तुक्के हैं, स्पेक्यूलेशंस हैं। उनके पास एक्चुअल किसी को भी, वो कहते हैं ना भविष्यवाणी करना, एक्चुअल में किसी को फ्यूचर का पता होना नहीं पता, किसी को नहीं पता। So, क्या करें? Many authorities claim, therefore, that the pattern of dividend payments is a key consideration on the part of investors when estimating future performance. इन्वेस्टर किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले क्या देख रहा होता है कि उस कंपनी का पास्ट में डिविडेंड पेमेंट का स्टाइल क्या रह चुका है, पॉलिसी क्या रह चुकी है, कितने ये लोग कांस्टेंट रह चुके हैं, कितने ये लोग कंसिस्टेंट रह चुके हैं, इनका पे आउट रेशियो क्या होता है, स्टेबल ग्रोथ है कि नहीं है। और फिर उस बेसिस पे इन्वेस्टर डिसाइड करते हैं कि क्या मुझे इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कि क्या ये फ्यूचर में भी इसी तरह का डिविडेंड दे रही होगी, नहीं दे रही होगी। क्योंकि मुझे तो जो चीज मोटिवेट कर रही है बीइंग एन इन्वेस्टर इज अ डिविडेंड, या फिर शेयर प्राइस बढ़े मार्केट में, कैपिटल गेन। तो ये दो पास्ट परफॉर्मेंस को देखकर ही जज करते हैं और फिर आगे फैसला करते हैं। ये इसको कहते हैं डिविडेंड सिग्नलिंग। उनको सिग्नल कहाँ से मिल रहा है इन्वेस्टर्स को? डिविडेंड से, पास्ट डिविडेंड से, पास्ट डिविडेंड रिकॉर्ड। नेक्स्ट आइए, अल्लाह भला करे, प्रेफरेंस फॉर करंट इनकम। Many investors requires cash dividends to finance current consumption. This does not only apply to individual investors needing cash to live on, but also to institutional investors, for example, pension funds and insurance companies who require regular cash inflows to meet day-to-day outgoings, such as pension payments and insurance claims. This implies that many shareholders will prefer companies who pay regular cash dividends and dividend and will therefore value the shares of such a company more highly. और हाई, ठीक है। The तो देखो, इन्वेस्टर के पास जो इमीडिएटली फैसला लेने के लिए जो चीज होती है वो डिविडेंड्स ही होती है, वो भी पास्ट डिविडेंड्स कंपनी की। अब इन्वेस्टर को तो नहीं पता ना कि फ्यूचर में ये कंपनी कौन से प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करेगी जिसके नतीजे में शेयर प्राइस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, कि गिरेगा मार्केट में। ये तो बिल्कुल अननोन है। लेकिन जो नोन है वो डिविडेंड्स है, लिहाजा उसी को सामने रखते हुए वो लोग डिसाइड करेंगे। इसीलिए यहाँ पे ये टॉपिक का नाम भी यही है, प्रेफरेंस फॉर करंट इनकम। करंटली इस वक्त वो क्या कमा सकता है, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि एक इन्वेस्टर दो लेंसेज से देखता है। वो दो लेंसेज क्या है? dividend or capital gain. वो तो ठीक है, पर्टिकुलरली शेयर होल्डर की बात हो गई। बट इन्वेस्टर वो भी होता है जो लोन्स देता है इदारे को, वो भी इन्वेस्टर ही होता है। वो वो तो उसको, फिर उसको कहते तो क्रेडिटर है कि वो क्रेडिटर उसको है। प्रीमियम जहाँ पे मिल रहा होगा। तो क्या मिल रहा होगा? रिटर्न और रिस्क। ये दो ही लेंसेज हैं जिसके जरिए एक इन्वेस्टर मार्केट में देख रहा होता है कि मुझे कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है, कहाँ नहीं करनी है, ये कंपनी कितनी रिस्की है, यहाँ मेरा पैसा डूबने का क्या चांसेस है, और यहाँ मेरा रिटर्न क्या है। दोनों मतलब इक्विटी में भी, और और मतलब डेट चाहे में, वो इक्विटी वाला हो या चाहे वो डेट वाला डेट हो। वाला, बिल्कुल। दोनों। अब आप भी किसी, आप अपने ऊपर रख के देखो ना। सिर्फ मैंने डे वन पे ही वो कहा था कि आपको कोई बड़ा कॉन्सेप्ट समझना हो, कोई समंदर की बात समझनी हो, समंदर का फलसफा समझना हो, तो आप पूरा का पूरा समंदर अपने घर पे नहीं ला सकते या लेबोरेटरी में नहीं ला सकते। आप सिर्फ क्या लाओगे? अ ड्रॉप ऑफ वाटर, सैंपल, सैंपल लाओगे ना। तो क्या है, बड़ी चीज को समझना है तो उसके एक यूनिट को समझ लो। उसके एक यूनिट को समझ लोगे, बड़ी चीज का फलसफा अपने आप समझ आ जाएगा। लिहाजा मैं अपनी क्लासेस में जब भी बिजनेस को समझाती हूँ या ऑर्गेनाइजेशन को समझाती हूँ तो मैं बोलती हूँ उसका एक यूनिट क्या है? आपका घर। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग को कैसे समझा जा सकता है? आपके घर से। आपके घर में जो मदर का रोल है वो पूरा का पूरा मैनेजमेंट अकाउंटिंग का रोल है, और जो आपके घर में फादर का रोल है वो पूरा का पूरा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का रोल है इदारे में। So don't take it lightly. Your home is the unit for a bigger organization to understand the businesses. तो आप मुझे बताओ सैफ, एज अ सिंगल इंडिविजुअल, एज अ पर्सन,
आप कोई सैलरी कमा रहे हो, उसमें से कोई मतलब जाहिर है आपके खर्चे हैं, कुछ सेविंग्स हैं। तो कभी आपकी सेविंग्स बढ़ जाए तो कोई भी एक आम इंसान क्या सोचता है कि वो अपनी सेविंग्स कहाँ इन्वेस्ट करे, किस नजर से सोच रहा होता है? क्या अगर वो इस तरह यही देखें तो यही दो जहाँ लेंस पे नहीं संभालो? यही दो लेंसेज होंगे, रिटर्न हो या रिस्क हो। एग्जैक्टली exactly. आप बोलोगे मेरे पास सेविंग्स हैं, मैं क्या करूं? या एक एक नॉर्मल सी एक खातून है घर पे, वो उसकी कुछ सेविंग्स हुई है, वो किस में इन्वेस्ट करे? उसके पास दो चार ऑप्शंस है। वो बोलेगी गोल्ड ले लूं, वो बोलेगी मैं डॉलर ले लूं, वो बोलेगी कि या मैं बैंक में रखवा दूं, या मैं अपने मियाँ के पास रखवा दूं। ठीक है, सबसे सेफ ऑप्शन क्या है? मियाँ के पास तो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। ऐसे ही है। सही है ना? रिस्क रिस्क हाई रिस्क कहाँ है? वहां तो कभी भी नहीं जाएगी। जहां उसको सेफेस्ट लगेगा, या जहां आपको भी सेफेस्ट लगेगा, आप वहीं इन्वेस्ट करोगे ना, कि जहां डूबने के चांसेस नहीं है। और फिर आप सेकंड चीज ये देखोगे कि भाई मुझे मैक्सिमम रिटर्न किस में है। यानी मैंने अगर 10,000 इन्वेस्ट किए हैं, तो वो 6 महीने बाद मेरे लिए 50,000 तो कम से कम हो जाए। मतलब एक होता है ना कि हाँ, एक आम इंसान को भी पता है कि पैसा अगर सिर्फ दराज में रखा रहे तो उसकी वैल्यू वक्त के साथ गिरती रहती है। तो उस वो ये चाहता है कि मैं किसी ना किसी सॉलिड चीज में इन्वेस्ट कर लूं, कि मेरे पैसे की वैल्यू गिरे तो नहीं, कम से कम रिस्क फ्री हो जाए, और बढ़ने के भी चांसेस हो कि उस पर मुझे कैपिटल गेन मिल जाए। इसीलिए तो लोग एस्टेट एजेंट्स के पास जाते हैं, कि कोई लोग प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट कर लेते हैं, कि लैंड जो होती है वो वाहिद प्रॉपर्टी, वो वाहिद है कि जिसपे डिप्रिसिएशन नहीं होता, अप्रिसिएशन होता है। गोल्ड भी ऐसा हम्म, असासा है कि जिसपे अप्रिसिएशन होता है। और डॉलर तो चूंकि हमारी करेंसी वीक है, इसलिए अप्रिशिएट होती ही होती है ना? तो एक आम ऐसे ही इंसान है। भी रिस्क और रिटर्न को देखते हुए कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर रहा है। तो लिहाजा अगर, अब आप अपनी एग्जाम्पल ले लो, कि अगर आपके पास कोई दोस्त आ जाए और वो कहे कि यार मुझे ना 10,000 उधार दे दे, मैं तुझे 6 महीने बाद लौटा दूंगा, और आपकी इस वक्त कुल सेविंग्स 10,000 ही है। अब आप सोचोगे ना कि भाई मैं ये 10,000 उसको उधार पे दूं या ना दूं? पहले तो रिस्क, पता नहीं लौटाएगा नहीं लौटाएगा, बोल के जा रहा है भाग जाएगा, इतनी मेहनत से मैंने सेविंग्स की है और ये सोच के की है कि मैं अपना अगला पेपर जो है इसकी फीस निकालूंगा, अब मैं इसको उधार दे दूं और ये 6 महीने बाद ना लौटाए, मैं पेपर कैसे दूंगा? ठीक है। तो आपके जहन ऐसे में ही ये है। सारी चीजें चल रही होंगी ना। तो ये रिस्क है जो आप एनालाइज कर रहे हो। फिर बाद में प्रॉफिट तो बाद की कहानी है, फिर आप रिटर्न देखोगे कि अच्छा दोस्त है, क्या कह रहे हैं, इंटरेस्ट देगा नहीं देगा, लौटाएगा नहीं लौटाएगा, लौटाएगा अच्छा दोस्त है तो मतलब होता है ना कि एहसान के बदले में डबल एहसान कर देगा। तो मतलब देखेंगे आप, रिटर्न भी तो देखोगे ना कि क्या है। फिर उसके बाद आप फैसला करोगे कि मुझे देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो इसी तरह इदारे भी यही कर रहे होते हैं, इन्वेस्टर्स भी यही कर रहे होते हैं रियल लाइफ में, चाहे वो इक्विटी शेयर होल्डर्स हों, चाहे वो क्रेडिटर्स हों। इवन बैंक्स भी यही करते हैं। आप बैंक के पास चले जाओ और मांगो उनसे 10 100 मिलियन डॉलर, आप वो मुंह उठा के दे देंगे? कभी भी नहीं, सब आप भी नहीं कभी पैदा भी नहीं होता। दे। वो अपना रिस्क और रिटर्न मेजर करेंगे, फिर आपको एक जबरदस्त से कॉन्ट्रैक्ट में फंसाएंगे, ट्रैप करेंगे, और फिर उसमें से अपना बेनिफिट निकाल के फिर कहीं जाके अपनी सेटिस्फैक्शन करते हुए कि आप क्रेडिबल हैं, लौटा देंगे। आपके बैक पे क्या एसेट है, आपके बैक पे जो बिजनेस है वो कितना क्रेडिबल है, कितना स्ट्रांग है, आप लौटा पाओगे नहीं लौटा पाओगे, सारी अपनी इन्वेस्टिगेशंस करने के बाद, एक अच्छा सा कॉन्ट्रैक्ट बनाने के बाद, फिर जाके कहीं वो आपको लोन इशू करेंगे। इशू करते हैं, ऐसे ही होता है। ठीक हो गई कहानी। अच्छा जी, अब हम वापस आ जाते हैं उस पे। अब जरा इररेलेवेंस थ्योरी को देखें। इररेलेवेंस थ्योरी पे इसलिए ज्यादा तवज्जो है क्योंकि देखो, टैक्स वाली दुनिया में तो हम बैठे ही हैं, हमें पता है टैक्स वाली दुनिया में हो क्या है। बट ये जो इररेलेवेंस थ्योरी है ना, ये बोलती है कि टैक्स फ्री दुनिया है। तो जरा उसको एक्सप्लोर करते हैं। तो उसमें अजम्पशंस नंबर 1 क्या है? नो टैक्सेस एग्जिस्ट। नंबर 2 क्या है? कैपिटल मार्केट्स आर परफेक्टली एफिशिएंट। यानी एफिशिएंट मार्केट चल रही है, फंड्स विल ऑलवेज बी मेड अवेलेबल टू फाइनेंस अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट्स। यानी हमेशा फंड्स हैं, फंड्स की कोई शॉर्टेज नहीं है, नो डेफिसिट इन द मार्केट, परफेक्टली एफिशिएंटली चल रही है। तीसरा, नो ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ना शेयर्स इशू करने हैं, ना बैंक से लोन लेने हैं, तो कोई खर्चा ही नहीं है। नंबर 4, इंफॉर्मेशन इज फुल्ली एंड फ्रीली अवेलेबल टू शेयर होल्डर। शेयर होल्डर्स के पास तमाम इंफॉर्मेशन फुल्ली और फ्रीली कंप्लीट एक्सेस है।
ये चार अजम्पशंस हैं जो डिविडेंड इररेलेवेंस थ्योरी अज्यूम करके चल रही है। लिमिटेशंस ऑफ एमएनएम डिविडेंड इररेलेवेंस थ्योरी, लिमिटेशंस क्या है? अब जाहिर है अनरियलिस्टिक नेचर तो है ना, ये तो एक अजम्पशन है, रियल लाइफ में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका क्रिटिसिज्म हम्म, क्या है कि डिफरिंग रेट्स ऑफ टैक्सेशन ऑन डिविडेंड्स एंड कैपिटल गेन्स कैन क्रिएट अ प्रेफरेंस फॉर ईदर अ हाई डिविडेंड और हाई अर्निंग्स रिटेंशन। तो ये तो है कि भाई रियल लाइफ में टैक्स है, और टैक्स बदलता हुआ टैक्स, आज अगर 20% है, कल हो सकता है 22% हो जाए, परसों 25% हो जाए, जिसकी वजह से कंपनी का जो एक प्रेफरेंस है कि डिविडेंड दें ना दें, पैसे बचा लें इन्वेस्ट कर दें, वो चेंज होगा डेफिनेटली। और जिसकी वजह से शेयर होल्डर भी आपकी कंपनी में अट्रैक्ट होता है नहीं होता है, वो भी डिपेंड करेगा फिर उस हिसाब से। कैपिटल मार्केट्स आर परफेक्टली एफिशिएंट, ऐसा होता नहीं है रियल लाइफ में। फंड्स आर नॉट ऑलवेज अवेलेबल। डिविडेंड रिटेंशन में बी प्रेफर्ड बाय कंपनीज। कंपनीज ये चाहती हैं और कोशिश करती हैं कि डिविडेंड ना देना पड़े। और स्पेशली वो कंपनीज जहाँ पे कैश फ्लो का प्रॉब्लम है, लिक्विडिटी का प्रॉब्लम है, तो वो तो खसूसी तौर पे डिविडेंड्स पे जाती ही नहीं, जाना पसंद ही नहीं करती। अच्छा, नेक्स्ट, नो ट्रांजैक्शन कॉस्ट, कोई खर्चा ही नहीं है। तो ऐसा नहीं हो सकता, खर्चा तो है। आप शेयर्स बेच रहे हो, खरीद रहे हो, डेट ले रहे हो, नहीं ले रहे हो, उस पर ट्रांजैक्शन कॉस्ट तो है, सर्विस फी तो है। इंफॉर्मेशन इज फुल्ली एंड फ्रीली अवेलेबल। shareholders are not fully aware of the future investment plans and expected profits of the company। अगर अवेलेबल हो भी जाए तो बहुत सारे, हर शेयर होल्डर तो नहीं इंटरेस्टेड होता ना कंपनी के मामलात में, बिजनेस मैटर्स में। तो वो तो सिर्फ अपना इन्वेस्टमेंट और बस कैपिटल गेन और सिर्फ डिविडेंड के चक्कर में आ, शेयर डिविडेंड के चक्कर में होता है। उसको कंपनी की ऐसे ही है। डिटेल्स में थोड़ी जाना है कि भाई वो क्या कर रही है नहीं कर रही है, डायरेक्टर क्या कर रहे हैं नहीं कर रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रही है नहीं हो रही, कौन से प्रोजेक्ट में हो रही है नहीं हो रही, डिविडेंड देंगे नहीं देंगे, कुछ नहीं, उसको उनको टेंशन ही नहीं है। तो दे आर नॉट अवेयर ऑफ फ्यूचर इन्वेस्टमेंट प्लान्स। अब आ जाइए, ये क्या कह रहे हैं, शेयर होल्डर्स में प्रेफर अ करंट डिविडेंड टू फ्यूचर कैपिटल गेन्स। बहुत सारे शेयर होल्डर्स हैं, जैसे हम और आप तो एसीसीए पढ़ रहे हैं ना, तो ऐसा तो नहीं है कि मार्केट में जितने भी शेयर होल्डर्स हैं इस वक्त वो सारे ही अकाउंट्स की नॉलेज रखते हों या एसीसीए क्वालिफाइड हो, ऐसा तो नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे शेयर होल्डर्स भी होते हैं जो जाहिल होते हैं, जिनको पता ही नहीं है, जो बोलते हैं कि भाई हमें तो अभी पैसा चाहिए, करंट डिविडेंड को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं रादर देन फ्यूचर कैपिटल गेन्स। उनको शॉर्ट टर्म में मुनाफा चाहिए, ना कि लॉन्ग टर्म में कैपिटल गेन। तो लिहाजा इस वजह से भी ये चीज फेल हो जाती है, और इसको हम कहते हैं बर्ड इन द हैंड थ्योरी। क्या कहते हैं? बर्ड इन द हैंड थ्योरी। यहाँ पे शेयर होल्डर्स या इन्वेस्टर्स किस पे फोकस कर रहे हैं? अभी बताओ, अभी कितना माल मिलेगा, बाद में जिंदगी किसने देखी है। अच्छा जी, सही है। एक्टिविटी 1 पे आ जाते हैं। सिंपली ट्रू एंड फॉल्स है, देखें जरा, खुद से ट्राई करें। बहुत स्टेटमेंट्स रॉन्ग होंगी हैं। फर्स्ट वन। फर्स्ट वन में वो कह रहे हैं कि
डिविडेंड पॉलिसी वो कंसिस्टेंट रख रहे हैं, एमएनएम उससे, एमएनएम से कंसिस्टेंट है उससे, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि उसमें एक में वो कह रहे हैं कि उसमें कैपिटल रेशनिंग की उसने बात की है कि उसने एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं लिया था, क्योंकि उसके पास कैपिटल रेशनिंग का इशू था, मतलब फंड्स उसके पास अवेलेबल नहीं थे। तो एमएनएम की ये एजम्पशन ही है कि जो है कि हमने फंड्स आर ऑलवेज अवेलेबल इन द मार्केट। यस। तो लिहाजा पहली स्टेटमेंट तो फॉल्स होगी, दूसरी जो है वो डिविडेंड फॉलन है। तो वो सामने नजर आ रहा है कि इस दोनों सालों में डिविडेंड पर ईयर पर शेयर जो उन्होंने दिया है वो सेम है, ना कम हुआ है तो ना ज्यादा हुआ है। तो बोथ, नाइदर वन नाइदर नॉट टू। ओके, लेट्स सी। एक्टिविटी 1 थी ना? तो इधर ही पेजेस क्यों नहीं आ रहे? सोल्यूशन के लिए इतने पेजेस। पेजेस तो आ जाए। की हो गया सी। पहले हम इसको देख लेते हैं, वैसे तो आप सही कह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। क्यों नहीं आ रहे पेजेस? आ गया। एक्टिविटी 1, नीदर वन नॉट टू, ठीक है, करेक्ट हो गया आपका, अल्लाह भला करे। आगे बढ़ते हैं भी। अब हमने रेलेवेंस थ्योरी तो देख ली है। अब हम देखते हैं कि ऑल्टरनेटिव टू डिविडेंड्स, कैश डिविडेंड्स, यानी अगर कंपनी कैश में डिविडेंड्स नहीं देना चाह रही है, किसी वजह से शॉर्टफॉल हो गया कैश का, और वो नहीं चाह रही कि शेयर होल्डर्स को पता चले इस बात का, तो क्या करना चाहिए उन्हें? स्क्रिप्ट डिविडेंड। ये स्क्रिप्ट डिविडेंड क्या होता है, पढ़िए। डिविडेंड पेड बाय dividend paid by the issues of additional company shares rather than by cash। क्या कह रहे हैं? मजीद राइट इशू कर दें। एग्जैक्टली, शेयर्स ही दे दो डिविडेंड के बदले। जितने का डिविडेंड देने हैं उतने के शेयर्स दे दो। इसको हम क्या कहते हैं? स्क्रिप्ट। नहीं, नहीं नहीं नहीं, ये यहाँ पर राइट इशू को कहेंगे, क्योंकि राइट इशू की तो प्राइस होती है ना कोई। तो यहाँ पर बोनस इशू नहीं करेंगे वो। नहीं, देखो, राइट इशू, बोनस इशू, जमीन आसमान का फर्क है। स्क्रिप्ट डिविडेंड। डिविडेंड पेड by the issue of additional company shares rather than by cash। सलाम तो कर ले सर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे बेटे से मैंने यूसुफ आबिद। बीच में हिचकियों की आवाज इसी की आ रही है। नकल कर रहे हैं। ठीक। अच्छा जी, स्क्रिप्ट डिविडेंड। स्क्रिप्ट डिविडेंड क्या है भाई, अल्लाह भला करे? स्क्रिप्ट डिविडेंड राइट शेयर्स और बोनस शेयर्स में वो जमीन आसमान का फर्क है। देखो, राइट शेयर्स हम कब देते हैं, बोनस हम कब देते हैं? बोनस हम देते हैं विदाउट एनी फी, विदाउट चार्जेस। कोई पैसा नहीं देना। ये लो, मुफ्त का 10 शेयर्स आपके हुए, है ना जी, तो पाकिस्तान में ले ले, बोनस शेयर्स ले ले, कोई चार्जेस नहीं है, ठीक है। अब आइए राइट शेयर्स। राइट शेयर्स, कंपनी को चाहिए पैसा। क्या चाहिए? पैसा, फाइनेंस चाहिए। लिहाजा वो सोच रही है कि हम मजीद मार्केट में, स्टॉक मार्केट में अपने शेयर्स इशू करें, सेल करें। तो मार्केट में ऑफर करने से पहले वो पहले अपने इंटरनल मेंबर्स को, कहाँ, किसको? इंटरनल मेंबर्स को वो अपने पहले ऑफर करते हैं कि भाई देखो, इससे पहले कि हम बाहर वालों को ऑफर करें, आप लोग ये शिकायत करोगे कि हमसे तो पूछा ही नहीं, फैमिली वालों से पूछा ही नहीं, बाहर वालों को जाके बोल दिया। तो इससे पहले कि आप लोग ये शिकायत करो, हम पहले आपको ऑफर कर रहे हैं
आपको अगर खरीदना है तो खरीद लो, नहीं खरीदना तो हम मार्केट में जा रहे हैं। और मार्केट में अगर जाएंगे तो आपकी जो पावर है ना वो क्या हो जाएगी, कम हो डाइल्यूट। जाएगी। डाइल्यूट हो जाएगी, जब डाइल्यूट होगी आपकी पावर तो आपको शिकायत होगी। ठीक है। अब आइए, अल्लाह भला करे आपका स्क्रिप्ट डिविडेंड। ये आपको अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, आपके ऊपर एक छोटी सी कह लें ड्यूटी थी। इट वॉज योर ड्यूटी टू पे डिविडेंड्स। आपको पे करना था डिविडेंड्स उनको हर साल। और इस साल आप सोच रहे हो कि यार मेरे पास तो पैसे खत्म हो गए, अब मैं क्या करूं, क्या जवाब दूं शेयर होल्डर्स को। तो अब आप मजबूरी की कैफियत में हो। किस कैफियत में हो, मजबूर हो, कैश नहीं है, या आप कैश देना नहीं चाह रहे इस वक्त क्योंकि ऑलरेडी कुछ इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स हैं। लेकिन आप ये भी नहीं चाह रहे कि मैं इस साल अगर डिविडेंड नहीं दूंगा आई माइट लूज शेयर होल्डर्स, आई माइट लूज सम क्रेडिबिलिटी और गुड इमेज इन द मार्केट। कि मैं कॉन्स्टेंटली पिछले 10 सालों से हमारी कंपनी शेयर्स दे रही है, ऐसा कैसे हो सकता है कि हम 11वें साल में ना दें। हमारी रेपुटेशन पे इम्पैक्ट पड़ेगा, शेयर होल्डर्स की पर्सपेक्टिव पे इम्पैक्ट पड़ेगा, हो सकता है हम कुछ शेयर होल्डर्स को लूज कर दें। तो इट्स बेटर कि हम उनको इस साल डिविडेंड जरूर जरूर दें, मगर किस शक्ल में दें, हम उनके डिविडेंड्स बढ़ा दें, उनके शेयर्स बढ़ा दें। यानी कि फर्ज करो किसी शेयर होल्डर के पास 10 शेयर्स हैं और हमने उनको डिविडेंड देना था, तो हम उस डिविडेंड की वैल्यू के बराबर के 2 शेयर्स उनको एडिशनल दे दें। ठीक है, 3 शेयर्स दे दें, जो भी उनका रेशियो बन रहा है पर शेयर होल्डर। इसको कहते हैं स्क्रिप डिविडेंड। क्या कहते हैं, स्क्रिप डिविडेंड। प्लीज नोट ये बोनस नहीं है, प्लीज नोट ये राइट शेयर्स नहीं, क्योंकि सिचुएशन डिफरेंट है। यहाँ पे लायबल है कंपनी के वो डिविडेंड दे, तो इसलिए उसको देना है। बोनस में उसकी लायबल नहीं है, बोनस में चॉइस है, खुशी से। वो कहते हैं ना ईद का बोनस, फेस्टिवल बोनस, परफॉर्मेंस बोनस, चॉइस है, कंपल्सरी नहीं है, लाजिम नहीं है। मगर यहाँ पे चूंकि एक डिविडेंड उनके सर पे एक ड्यूटी है, इमेज बचानी है, बहुत सारे फैक्टर्स आ रहे हैं जिस वजह से वो कह रहे हैं कि भाई अच्छा भाई कैश को छोड़ो, ये दे दो। कम से कम हम हमारे बुक्स में ये तो आएगा ना कि दिए है डिविडेंड इस साल। क्या दिए, स्क्रिप्ट डिविडेंड दिए। ठीक होगी कहानी सैफ, आगे बढ़े। ठीक हो गया, ठीक हो गया। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस जल्दी से पढ़ डालिए। If taken up by shareholders, it will conserve cash. This is useful when liquidity is a problem or when cash is needed for investments. यहाँ पर फिर यहाँ पर एक इन्होंने वर्ड लिखा है जो मेरे ध्यान में क्वेश्चन आया है इधर। इफ टेकन अप बाय शेयर होल्डर्स, तो चॉइस तो यहाँ पर भी आ गई है। चॉइस लेकिन कंपनी के पास नहीं है, चॉइस शेयर होल्डर के पास। वो इसको एक्सेप्ट करे या जिद पे अड़ जाए कि नहीं मैं नहीं रख रहा, रखो अपने पास, मुझे तो कैश ही चाहिए। ठीक है। ये शेयर ठीक हो होल्डर गया के तो। पास चॉइस है, कंपनी के पास चॉइस नहीं है। कंपनी के पास, कंपनी तो मजबूर है ना, उसके पास कैश खत्म हो गया है और उसको अपनी गुडविल भी बचानी है। तो बोनस इशू में उसके पास शेयर होल्डर के पास चॉइस नहीं होगी। बोनस इशू में बिल्कुल शेयर होल्डर, मतलब शेयर होल्डर को मना करने की वजह नहीं है ना। शेयर होल्डर को वहां पे डिविडेंड थोड़ी मिलना है, डिविडेंड डिविडेंड के बदले थोड़ी बोनस शेयर दे रहे हैं। समझ रहे हो, डिविडेंड अलग है और उसके ऊपर अगर आपको बोनस चीज मिल रही है तो आने दे, आपका क्या नुकसान है। मगर यहाँ पे तो रिप्लेसमेंट हो रही है ना, कि डिविडेंड कैश में मिलना था, आप मुंतजिर थे कि पैसे आएंगे बैंक में तो मैं ये काम कर लूंगा वो काम कर लूंगा। पता चला कंपनी ने इस दफा कैश नहीं शेयर दे दिए, तो आपका मुंह लटकेगा नहीं लटकेगा। ठीक है। राइट। बोनस तो ठीक। आपको बोनस पॉइंट मिल रहे हैं, एड ऑन। वो किसी चीज के बदले में नहीं मिल रहा, किसी डिविडेंड के बदले में नहीं मिल रहा। वो तो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे, आपको ईदी की खर्ची मिल गई। आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे, आपको ईद के ऑफिस से छुट्टियां मिल गई, ईद इंसेंटिव मिल गया, ईद बोनस मिल गया। या हो सकता है इस साल कंपनी ने बड़ा अच्छा प्रॉफिट, बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस दी हो, सेल्स बढ़ गई हो, कंपनी ने वैसे ही अनाउंस कर दिया कि इस साल जो है मेरे सारे एम्प्लॉयज के लिए बोनस। राइट। उस पे तो खुशी ही होगी ना, उस पे तो वो ले लेंगे खुशी से चीज। अच्छा जी, फिर नेक्स्ट।
Due एडवांस। to an increase in issue shares, it could lead to decrease in gearing. This will increase debt capacity. ठीक हो गया. If the dividend per share is maintained or increase in future years, total cash payment will increase. Due to increase in supply of shares, the price of an individual share may fall. जिस चीज की ज्यादा सप्लाई हो जाए मार्केट में, तो उसकी प्राइस नीचे आती है, नहीं आती? आती है. यहाँ पे वही चीज हो रही है कि आप ज्यादा शेयर्स इशू कर रहे हो, डिविडेंड को भी आप शेयर्स में ही इशू कर रहे हो, फिर तो यही एक इम्पैक्ट आता है कि भाई इसकी बहुत ज्यादा फरावानी है, शेयर बहुत ज्यादा है इनके पास, जरा इनकी प्राइस तो गिराओ। अच्छा जी। इफ द डिविडेंड पर शेयर इज मेंटेन्ड और इंक्रीज्ड इन फ्यूचर years, द टोटल कैश पेमेंट विल इंक्रीज। ये एक डिसएडवांटेज है कि फिर आपको फ्यूचर में ज्यादा पेमेंट करनी पड़ेगी डिविडेंड की। और अगर ज्यादा पेमेंट करनी पड़ेगी तो जब स्क्रिप्ट डिविडेंड की बारी आएगी तो और ज्यादा शेयर्स देने पड़ेंगे। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। शेयर रिपर्चेज या फिर शेयर बायबैक। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट कहता है कि आपकी कंपनी ने फर्ज करें 10,000 शेयर्स मार्केट में इशू किए, स्टॉक मार्केट में। अब आप बोल रहे हो कि यार 10,000 इशू तो कर दिए मैंने, पैसे भी आ गए मेरे पास, बट अब मुझे जो है ना मार्केट से शेयर्स हटाने हैं, यानी अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास इनफ बिजनेस है, इनफ कैश फ्लो है कि मुझे एक्सटर्नल फाइनेंस की जरूरत नहीं है। तो मैं क्यों अपने ऊपर एक लाइबिलिटी लेकर फिरूं, इक्विटी को अपने सर पे चढ़ाऊं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी दूं? क्या जरूरत है, कम ना कर लूं? और ये भी हो सकता है कि ये पर्सपेक्टिव भी हो सकता है कि आप अपना इक्विटी और डेट का रेशियो बैलेंस करना चाह रहे हैं, जिस वजह से आप चाह रहे हैं कि मैं इक्विटी जरा कम कर लूं, मैंने बहुत ज्यादा कर दी है, रेशियो कम करना चाह रहे हैं, ये भी रीजन हो सकता है। तो जब ये दोनों में से कोई एक रीजन है, तो अब कंपनी के पास ऑप्शन क्या है? शेयर बायबैक। अपने ही शेयर्स को मार्केट से दोबारा परचेज कर ले, रीपरचेज कर ले। अब आइए जरा पढ़िए ये किन सूरत हाल में हो सकता है। शेयर रिपर्चेज में बी अप्रोप्रिएट इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। There is one of cash surplus generating from asset sales. Higher dividends would increase the expectation of further increases. The company wants to give an exit route to disaffected shareholders, in the sense it is a defense against a takeover. देखो बेसिकली शेयर बायबैक करने के ना बहुत सारे रीजंस होते हैं, इन दोनों के भी अलावा जो अभी हमने डिस्कस किए। और वो क्या है? नंबर वन, आपका फॉर एग्जाम्पल कोई एक ब्रांच आपने बंद की, तो उस वो सेल किया, जाहिर है जो ब्रांच बंद कर दी उसके तमाम एसेट्स, तमाम प्रॉपर्टी, बिल्डिंग जो भी थी सब सेल ऑफ कर दी। तो सेल ऑफ करने के नतीजे पे आपके पास आ गया पैसा, और वो पैसा नजर आ रहा है एफएस में। जब वो पैसा नजर आ रहा है एफएस में, तो शेयर होल्डर को भी तो बात न्यूज मार्केट में भी तो आ रही है ना कि आपने फलानी ब्रांच को बंद कर दिया है, सेल ऑफ कर दिया है, इतने की बिक गई है, ऑक्शन हो गया है। तो अब शेयर होल्डर के दिमाग में आ रहा है अगेन पैसा, मुझे मिलेगा डिविडेंड। ठीक है। तो अब अगर इस साल चूंकि उनके पास पैसा है, उन्होंने डिविडेंड्स, कंपनी ने अगर डिविडेंड्स बढ़ा दिए या ज्यादा परसेंटेज दे दी या ज्यादा दे दी, तो क्या होगा? अगले साल के लिए भी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी? एक्सपेक्टेशन किसकी? शेयर होल्डर की, कि अब अगले साल भी हमें ज्यादा मिलना चाहिए। अरे भाई उस साल एसेट बेचा था जिस वजह से पैसा था, जिस वजह से डिविडेंड ज्यादा मिला, अगले साल थोड़ी एसेट कोई बिक रहा है, तो वो प्रॉफिट भी पता तो नहीं है कि किस वजह, उसकी बेचने की वजह भी नहीं पता कि वो एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, क्योंकि किस लिए बेचा है. एग्जैक्टली। और फिर बस वही वाली बात है कि ताकि फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऐसा. में बढ़ जाए, तो एक बैलेंस्ड स्टेबल ग्रोथ लेकर चलना है, या दरमियाना, वो दरमियाने रवि से काम लेना है। ये बात यहाँ पे बताई जा रही है, और जिसके रीजन की वजह से ये हो सकता है कि कंपनी अपने शेयर्स खुद रीपरचेज कर ले, जस्ट टू शो इन द मार्केट कि कंपनी अब एक्सटर्नल और मजीद बर्डन नहीं लेना चाह रही, फाइनेंस एक्सटर्नल सोर्सेस से नहीं लेना चाह रही, अपने आप को समेट रही है। एक आता है ना जहन में, इंसान अपने आप को जब समेटता है, अपने सारे उधार चुका देते हैं, सारे मामला अपने हल करने लगता है, तो ये वो एक सिनेरियो आ रहा है। अच्छा, अब दूसरा, कंपनी एग्जिट रूट लेना चाह रही है,
कुछ शेयर होल्डर से जान छुड़ाना चाह रही है, कुछ शेयर होल्डर्स बहुत ही तंग करते हैं, तो वो कुछ एग्जिट रूट के जरिए जब शेयर रीपरचेज कर रही है, तो वो ये शो कर रही है कि भाई हमारे तो कंपनी, बस अब हम थोड़ा समेट रहे हैं चीजों को, तो हमें और पैसे की जरूरत नहीं, तो शेयर होल्डर्स अल्लाह हाफिज। तो इस तरह क्या होता है कि कुछ शेयर होल्डर्स से जान छूट जाती है, कुछ शेयर होल्डर्स जो नीडलेसली आपके ऊपर एक बर्डन लाइबिलिटी बन के घूम रहे हैं, तो वो हट जाते हैं। उनके पास बिला वजह की पावर है आपके इदारे की, क्योंकि जितने ज्यादा शेयर्स होंगे उनके पास उतनी ज्यादा पावर होगी, वोटिंग राइट्स उनके पास होंगे। तो आप अपनी कंपनी को हल्का करना चाह रहे हैं, आजाद करना चाह रहे हैं इन दोनों चीजों से, उनकी पावर होल्ड से भी और वैसे भी। तो इन दिस सेंस इट इज अ डिफेंस अगेंस्ट अ टेक ओवर। वो नहीं चाह रहे कि भाई वो शेयर होल्डर के पास अगर 60%, किसी एक मिस्टर एक्स के पास ही 60% शेयर्स अगर आ गए, तो कंपनी तो समझे मिस्टर एक्स की ही हुई ना। 60% शेयर्स उसके पास है, उसका डिसीजन जो भी है वो मैटर करेगा, उसके वोटिंग राइट्स ज्यादा मैटर करेंगे। तो एक तरह से टेक ओवर ही होने वाला है, ये टेक ओवर ही कर रहे हैं। इससे बचने के लिए कंपनी एग्जिट रूट लेती है। राइट। यहाँ पे ये चैप्टर हमारा कंप्लीट है। कोई सवाल है यहाँ पे पूछना चाह रहे हैं? सिर्फ ये था कि जो लास्ट हमारी एक एग्जांपल आपने दी थी, हम्म। लास्ट चैप्टर्स के एंड पे हमने एक एग्जांपल छोड़ी थी जो मैंने करनी थी। उसमें सारा कुछ तो हो गया था। ओके। सिर्फ एक कॉस्ट ऑफ डेट में थोड़ा सा इशू आ रहा था। हम्म। एक तो उसमें मुझसे एक्सेल पे जो है वो उसका आईआरआर नहीं निकल रहा था। इंटरेस्ट की अमाउंट तो मैंने ठीक कैलकुलेट कर ली थी, हम्म। लेकिन जो प्रिंसिपल अमाउंट थी, प्रिंसिपल अमाउंट की वैल्यू मुझसे मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि इसमें क्या चीज़ होगी, क्योंकि उसमें जो था वो अ, दोनों चीज़ें उसने ऐड करके दी हुई थी। मतलब उसमें वो टोटल प्राइस दी हुई थी, आपने उसको एक्सक्लूड करना था, डिविडेंड को भी और लोन नोट को भी। और वो एक इशू आ रहा था, उसको देख ले तो क्लास ऑफ कर लेते हैं आज की। कौन सा सम था जरा बताइए, ये वाला बैक हमने किए, बैक जी जी, बैक हमने, जी जी, ये लास्ट एक्टिविटी नंबर 8 थी। यही थी, ये नहीं हो रही थी आपसे? इसका सिर्फ डेट, लास्ट एक्टिविटी थी, लास्ट एक्टिविटी थी। यही है लास्ट? यही एक्टिविटी थी। और तो कोई भी नहीं है ये। ये एक्टिविटी 8 ही है। अच्छा जी, बैक का फॉर्मूला बताएंगे? बैक में हमारे पास कॉस्ट ऑफ डेट डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी प्लस डेट माइनस प्लस जो है वो साथ वी डी माइनस वी ई प्लस वी डी टी। ठीक है। अब आइए जरा, वीई क्या के ई क्या निकाला? के ई निकालने का फॉर्मूला पता है ना, क्या है के ई निकालने जी का? जी, के ई मैंने निकाला है। के ई मेरे पास इसका आ रहा था दो जी, दो जीरो मॉडल, पॉइंट दो दो तरीके। मॉडल है ना। जी दो तरीके, या तो कैफेम या डिविडेंड ग्रोथ। अब जी, यहाँ पे कौन सा वाला डेटा गिवन है बताएं? डिविडेंड ग्रोथ मॉडल है। डिविडेंड ग्रोथ मॉडल है, तो डी नॉट 1 + G वन डिवाइड बाई प्लस डी नॉट + G, ऐसा ही है। जी, ऐसा ही है। बताएं क्या निकला आपका आंसर? 10.3%, 0.103 या 10.3%। ठीक है। अब केडी बताएं क्या निकला? केडी का क्या निकाला आपने, कैसे निकाला? ये के डी बताया मैंने। है ये के ई है ना, के ई आपने बताया ना। नहीं, के ई का आंसर मेरे पास नहीं था। ये के ई मैंने बताया ना अभी। हाँ ये तो के ई है, के कॉस्ट ऑफ ई है, इक्विटी 10.3%। 10.3% ना। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि केडी के लिए क्या फॉर्मूला लगाया आपने, क्या के डी के अप्रोच लिए फॉलो इसमें किया? वो लगेगा, वो वाला लगना है इसमें, आईआरआर वाला। कैपेम क्योंकि नहीं इसमें लगेगा पक्का? पक्का, आई एम श्योर। ठीक है।
तो अब आपका जो आईआरआर लगेगा, तो आईआरआर के लिए हम क्या देखते हैं? ईयर, जीरो, वन, कितने साल का प्रोजेक्ट है? 4 साल का, है ना? 4 साल का प्रोजेक्ट है। थ्री, फोर, प्लस कौन से नोट्स हैं? रिडीमेबल। रिडीमेबल है तो आईआरआर ही निकलेगा। पहले साल में आपकी कितनी इन्वेस्टमेंट है? ईयर जीरो पे कितनी इन्वेस्टमेंट है? लोन नोट्स कितने के लिए है, कुछ बताया है? आठ, 80 मिलियन के, 80 लाख के 8% रिडीमेबल लोन नोट्स हैं। सही है। और इसमें क्या बता रहे हैं? मार्केट वैल्यू $1.9 कम डिविडेंड एंड 90% एक्स इंटरेस्ट रिस्पेक्टिवली। डेट में इंटरेस्ट लेते हैं या डिविडेंड लेते हैं? डेट पे आपका इंटरेस्ट होता है। इंटरेस्ट ही होता है ना। तो अब ये $90% का क्या मतलब है? देखो, जब भी हम डेट कर रहे होते हैं ना, डेट, लोन नोट, तो हमेशा एक बात याद रखना कि लोन नोट की जो नॉमिनल वैल्यू है ना, वो क्या होती है? 100। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ भी नहीं बता रहा नॉमिनल वैल्यू के बारे में, तो अज्यूम करेंगे और डेफिनेटली यही अजम्पशन चलती है कि $100। तो कह रहे हैं कि 90% इसकी एक्स इंटरेस्ट वैल्यू है, यानी कि इंटरेस्ट को एक्सक्लूड करके $90 इसने जो है लोन नोट्स परचेज किए थे, तो यानी इसको पैसे मिल गए $90, कंपनी को $90 उधार मिल गया। अब आप बताएं मुझे कि हर साल इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा? 8% इंटरेस्ट है। बिल्कुल। एटी तो थाउजेंड का, 80 लैक्स का 80 लाख का नहीं। हाँ, 80 लाख का नहीं। अब आप 100, डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा ना। हाँ, आप 100 का नॉमिनल वैल्यू पे हम खेल रहे हैं। 8% 100 का कितना बनता है? 100 का एट एट पर परसेंट 8 एट बनेगा ना। ठीक। जी। अच्छा, इसके अलावा और कोई डेटा? डिविडेंड कह रहे हैं 30 सेंट से नहीं, ये डिविडेंड वाली इंफॉर्मेशन तो यहाँ नहीं आएगी। और 20% टैक्स है। तो अब जरा 8% पे टैक्स हटेगा? इंटरेस्ट बताएं। 1 - टी इस पे करेंगे। बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? तो 8% ऑफ 100, और फिर इसको 1 - टी कितना है? 20% है। तो जरा बताएं कि इंटरेस्ट पे सिक्स कितना? पॉइंट फोर आ जाएगा। सिक्स सिक्स पॉइंट पॉइंट फोर 6.4 पक्का? पक्की बात है? जी ऐसे ही था। मेरा यही आया है, लेकिन ये ये 0 पे 90 वाला जो सिस्टम है ये मैं अभी बता रही हूँ, पहले ये फॉलो करें। 6.4, 6.4, 6.4। ईयर फोर पे भी 6.4 में इंटरेस्ट कटेगा। जी ऐसा ही है, प्लस ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट। अच्छा, अब ईयर फोर पे रिडीम, क्योंकि रिडीमेबल लोन नोट है, तो ईयर फोर पे क्या होगा कि आपको प्रिंसिपल अमाउंट वापस लौटानी होगी, सूद समेत। तो प्रिंसिपल बिल्कुल अमाउंट ऐसे ही है है। मेरी 100। क्यों 100? 100 इज द नॉमिनल वैल्यू। ठीक है। अब आइए जरा इसको सॉल्व करते हैं। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप आईआरआर का फॉर्मूला लगाएंगे। और आईआरआर का फॉर्मूला क्या लग रहा होगा? यहाँ पे इसका टोटल बन रहा होगा 106.4। ठीक है। आईआर इक्वल टू, आईआरआर इस सेल का जो नंबर है, जो भी नाम है, फर्ज करें A5 है फर्ज, तो आप यहाँ पे लिखेंगे A5 कोलन, और यहाँ पे ये फर्ज करें BCDE, ये E5 है। ठीक है, तो E5। जब आप ये करेंगे तो आपका आंसर ऑटोमेटिकली आएगा, आईआरआर। जरा करके बताएं, अभी करें एक्सेल पे। ये एक सेकंड में मैं यही साथ कर रहा था, एक्सेल मैंने ओपन किया हुआ है, इक्वल्स टू IRR टैब। और हमारे पास ईयर ईयर 0 में 90 है, 1 में 6.4, 2 में 6.4, 3 में 6.4 और 4 में 106.4। और ये ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। यहाँ पर नंबर का एरर दे रहा है मेरे पास एक्सेल में। अब मैं बताती हूँ क्या एरर है। आपने यहाँ ब्रैकेट डाला है ईयर वन पे, ईयर टू बिल्कुल पे, जिस यही ईयर फॉर्मूला। थ्री पे, ईयर फोर पे, ईयर 100, ये आपका ब्रैकेट में आ रहा है नहीं आ रहा? नहीं, ये तो -7 माइनस साइन 7 डाल देते हैं ना। हाँ, तो ये आप माइनस साइन इधर डालें, और ये पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव है कि नहीं है? सर एक सेकंड में माइनस डाल देता हूँ। मैंने माइनस डाल के भी किया था। अब आया 10%। बस।
ठीक है, ये चीज। ठीक है। अब ये शुरू वाली और मतलब यहाँ पर मेरे, यहाँ पर दो चीजें इसमें पूछनी थी। हम्म। एक वो हम ईयर सोल्यूशन जीरो देख पे लेते हैं। 90, ये हम ऊपर है। पहले हम सोल्यूशन देख लेते हैं, फिर हम फैसला करें। ठीक है, चलें जी। ये 9.5% आ रहे हैं, आपके पास 10% आ रहे हैं, तो 19-20 का फर्क है। ठीक है, अब आइए, अब आप अपने सवालात कीजिए और मुझसे पूछिए जो पूछना है। इसमें जो इशू ये था इस एक्टिविटी में जो आया था मुझे वो ये जीरो पे जो 90%, 90 है, एक इसकी बात नहीं समझ आई थी, क्योंकि अगर प्रिंसिपल अमाउंट अगर आपकी 90 है तो ईयर 4 में 96.4 होना चाहिए था, 106.4 नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल आपकी बात। और अगर दूसरी चीज, अगर हम इसको, ये तो चले हमने 100 नॉमिनल वैल्यू पे लेके कर दिया ना, तो अगर हम इसको हम अज्यूम करें कि 80 लैक्स का 8% लेके उसको उस, मतलब ये है कि उस पे नॉमिनल क्यों वैल्यू नहीं इसलिए कर रहे, देते हैं कि, टोटल पे क्यों नहीं कर रहे, सही। मतलब उसको आप 90% ले ले, 8 लाख का 90% लेके उस पे जो टोटल अमाउंट, आई थिंक मैंने उससे भी किया था, तो 72 लैक्स बन रही थी 8 मिलियन पे। अच्छा, अब सुने, सैफ सैफ रुक जाए, रुक जाए सब, देखें। पहले आपका पहला सवाल नहीं करी, पहले मैं आपका दूसरा सवाल, दूसरा सवाल आप कह रहे हैं कि भाई हम ये 100 पे क्यों कर रहे हैं, हम ये 80 पे क्यों नहीं कर रहे, फुल अमाउंट पे भी तो हम कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। बट उससे चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, क्योंकि एक्सेल शीट बिल्कुल। में आपने करना है, नंबर्स जितने ज्यादा बड़े होंगे उतनी मुश्किल होगी। तो जब एग्जामिनर आपसे मुश्किल चीज नहीं मांग रहा तो आप क्यों करना चाह रहे हो, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने एक लोन नोट के हिसाब से चलना है। तो हम एक लोन नोट का जो कि 100 की वैल्यू का है उसके मुताबिक हम कर रहे हैं। मैंने क्या कहा था, बड़ा समंदर समझना है तो एक बूंद पानी ले लो। तो 8 मिलियन 80 मिलियन का लोन नोट्स लेना है, तो पहले एक लोन नोट का निकाल लो IRR, बाकी का भी अपने आप निकल आएगा, पता चल जाएगा। तो यहाँ पे वो फलसफा है, एक लोन नोट आपने फाइंड आउट करना है, जो कि कैलकुलेशन भी इजी है और आप कर सकते हो। अब आइए आपके पहले सवाल पे, आपने कहा कि भाई हम 90% क्यों ले रहे हैं ईयर जीरो पे, हम 100 क्यों नहीं ले रहे। क्योंकि सवाल आपको कह रहा है कि उसकी मार्केट वैल्यू, यानी जिस तारीख को ये लोन नोट लिया गया है उस तारीख को जो मार्केट में ये जिस वैल्यू पे बिक रहा था वो 90 था, एक्स इंटरेस्ट, इंटरेस्ट को हटा करके। तो जाहिर है जिस दिन आपने मार्केट से जाके लोन नोट खरीदा उस दिन हो सकता है कोई डिस्काउंट ऑफर चल रही हो, लोन नोट आपको 90 का मिला। तो ईयर जीरो में आपके पास जो पैसे आए हैं वो 90 आए हैं। हालांकि वो लोन नोट नॉमिनल वैल्यू 100 का था, बट चूंकि XYZ फैक्टर्स, आपको उस दिन मार्केट वैल्यू 90 मिली। 90 पैसा आपके पास आया है, $90 आपके पास अकाउंट में आ गए हैं लोन के एवज में। अब इस पे हर साल आपको इंटरेस्ट देना है। तो अब आप 8% इंटरेस्ट 90 पे नहीं दोगे, नॉमिनल वैल्यू, हमेशा नॉमिनल वैल्यू, 8% नॉमिनल वैल्यू पे, और प्लस इसमें टैक्स को भी इनकॉपरेट करोगे, क्योंकि जाहिर है जहां भी डेट आया, जहां भी इंटरेस्ट का जिक्र आया वहां टैक्स लाजिम लाजिम आएगा। फिर आपने हर साल जो है इंटरेस्ट दिया, 6.4 6.4 6.4, और ईयर 4 पे आपको प्रिंसिपल अमाउंट का मतलब ही यही है कि वो जो लोन नोट जिस अमाउंट का था वो रिटर्न करना है। तो लोन नोट की ओरिजिनल वैल्यू तो 100 ही थी ना। अब आपको उस दिन मार्केट में सिर्फ 90 मिले, वो क्या रीजंस थे उसके पीछे वो आप जानो, आपका काम जाने। बट था तो वो लोन 100 का, वो लोन नोट उस पे जो लिखा, तो वो वैल्यू नहीं चेंज होती, तो वो प्रिंसिपल अमाउंट आपको देनी पड़ेगी एट द टाइम ऑफ रिडीमिंग। आप जिसको भी आगे सेल फॉरवर्ड करोगे, आप जिसको भी वो लोन नोट दोगे, वापस करोगे, लोन वापस करोगे, तो पूरी अमाउंट ही वापस कर रहे होगे, 106.4। राइट। इसमें जिस तरह यहाँ पे भी क्वेश्चन में 90% आपको उसकी लोन नोट की वैल्यू दी हुई है, तो ये पॉसिबल है कि उसी मार्केट में आपकी लोन नोट की वैल्यू मे बी 120% हो, अगर ज्यादा एग्जैक्टली, होगी तो वो क्या वो बिल्कुल 120 रिप्रेजेंट करेगा या कुछ और बिल्कुल। वर्ड्स में हमें फिर मेंशन करके बताएगा। यहाँ पे आप 120 लिखोगे, क्यों, क्योंकि आपको कैश मिला 120। 120 में यही लेकिन यही यहाँ चीज है पर ना। आप 100 ही करोगे, प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, बात समझ आई। ठीक। ठीक हो गया।
चलें जी, और हाँ। वो मेंशन इसको 120% कह के रिप्रेजेंट करेगा, या उसको किसी और शक्ल में आपसे कहेगा, या आपको बताने की कोशिश नॉर्मल करेगा कि। स्ट्रेट फॉरवर्ड कर सकते हैं, या फिर ये इनडायरेक्टली भी कर सकते हैं कि जैसे इंटरेस्ट की वैल्यू बता दी, और फिर बताया कि इंटरेस्ट को हटा करके जो वैल्यू आती है वो जो थी वो उसको फलाने शख्स को जॉर्ज ने जाके मार्केट से इस प्राइस पे लोन नोट को लिया। इनडायरेक्टली बोला जा सकता है या डायरेक्टली भी बोला जा सकता है। तो अब हम आगे और सवालात करेंगे, आप रिवीजन किट भी खोलेंगे तो आपको बहुत सारे अलग अलग सिनेरियोज नजर आएंगे। ठीक है। ठीक हो गया मैम। चले जी, थैंक यू वेरी मच, आज की थैंक यू। क्लास यहीं तक। अब हमारा सिर्फ एक कैपिटल स्ट्रक्चर रहता है मेरे ख्याल से। और हाँ, वही एक चैप्टर है वो, आज ही करते हैं इवनिंग में, या कल ही करें। हाँ, आज एक क्लास ना एडिशनल रख ही लेते हैं, क्या कहते हैं? क्योंकि ठीक है। टाइमिंग वाली क्लास मिस हो गई थी। मैं कोशिश करती हूँ कोई टाइम आपको, मोस्ट प्रोबेबली 3 बजे का टाइम होगा या 3:30, इसके ठीक है। अलावा कोई टाइम नहीं है। ठीक है। ठीक है। चले जी, ठीक है, अपना जस्ट ख्याल मैसेज रखें। कर दीजिएगा फिर जी ग्रुप में। जी, मैं मैसेज कर दूँ। ठीक हो गया। ठीक है। चले, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इंशाल्लाह मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। साढ़े 7 बज गए, मुझे नहीं है एक्साइटमेंट।